डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हमने कुछ मज़ीद अपने एल्गोरिदम्स जो हैं उनको स्टडी किया था, जिसमें हमने डिफरेंट सीक्वेंसेस प्रिंट करने देखे थे। आज का हमारा मेन टॉपिक फ़्लो चार्ट है, लेकिन लास्ट लेक्चर के से हमारा प्रॉब्लम नंबर 13 अभी रहता है, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। तो हम सबसे पहले इसका एल्गोरिदम समझेंगे और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक फ़्लो चार्ट पे मूव करेंगे। फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर, इसमें आप देखें कि गिवन नंबर कोई भी जो होगा वो हमारे पास इनपुट होगी, और ये जैसे आपके पास नेक्स्ट रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है कि उस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड हो जाना चाहिए। अब आई होप सो कि आप सब लोगों को फैक्टोरियल का के बारे में पता होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। लेट्स से कि ये 5 फैक्टोरियल अगर मैंने राइट करना है तो क्या होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू, इसको बिल्कुल इससे पीछे 1 का डिक्रीमेंट करते जाएंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसके आंसर में जो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारा फैक्टोरियल होगा 5 का। एल्गोरिदम में हमारे पास अब ये देखिए आउटपुट में हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर होगा, और इसी तरह से फाइंड प्रोसेसिंग क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू गिवन नंबर। जैसे मैंने आपको ये रिवर्स में बताया कि 5 में हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं 4, फिर 1 का डिक्रीमेंट, फिर 1 का डिक्रीमेंट। इसी तरह से ये 1 से स्टार्ट करके आप 5 तक भी लेके जा सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं आपके पास फैक्टोरियल को राइट करने के, दोनों तरीक़ों से आपके पास सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि एल्गोरिदम में स्टेप नंबर 1 में स्टार्ट आप लिखेंगे, उसके बाद आप करेंगे नंबर एज्यूम करेंगे कोई भी, और उस नंबर को हमने लेट्स से कि कह दिया n हमारा गिवन नंबर है। उसके अंदर इसमें वैल्यू 5 है, इसकी जगह आप कोई भी वैल्यू राइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपके पास कोई नंबर जो है वो मेंशन नहीं हुआ। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, लूप वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करेंगे। यहाँ देखें आपने इतने सारे एल्गोरिदम्स कर लिए हैं, राइट करना सीख लिए हैं कि अब आप थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग टर्म्स जो हैं उनसे फेमिलियर होना शुरू हो गए हैं। जब हम कुछ नंबर ऑफ़ स्टेप्स को रिपीट करते हैं बार बार, तो उसको हम प्रोग्रामिंग में लूप कहते हैं। तो यहाँ पर और जिस नंबर की बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये हमारी स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट होनी है या नहीं होनी, उस वेरिएबल को हम लूप वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर लूप वेरिएबल आपने ले लिया के, और इस तरह से फैक्टोरियल का जो वैल्यू है f, इसको आपने 1 रख लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स आपके पास आ गए हैं k और उसके अलावा f। k में भी आपने पहले 1 रखा है, f में भी आपने 1 रखा है। कैलकुलेट करेंगे f इंटू के, यानी 1 इंटू 1। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आएगा। इंक्रीमेंट k बाय 1, अब आपने k में इंक्रीमेंट किया तो k की वैल्यू 2 हो गई, और आपकी ये जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया था वो आपका स्टोर हो रहा है f में। तो ये वाला 1 स्टोर होके 1 इसमें आ गया। अब अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s 2 आंसर आ जाएगा, और ये 2 दोबारा आके स्टोर हो जाएगा f में। यहाँ से देखते हैं हम दोबारा से, इनिशियलाइज़ किया हमने k इज़ इक्वल टू 1, f इज़ इक्वल टू 1। कैलकुलेट किया हमने f इज़ इक्वल टू f इंटू के, तो f इंटू के 1 इंटू 1, आंसर 1 आया, और वो हमारे पास f में स्टोर हो गया यहाँ पर। अब ये वाला f है, ये वाला 1 है। उसके बाद इंक्रीमेंट किया हमने k इज़ इक्वल टू के प्लस 1, और यहाँ पर अब आपने देखना है कि लूप वेरिएबल में जब भी आप इंक्रीमेंट करते हैं तो आप लास्ट लिमिट ज़रूर चेक करेंगे कि क्या हम अपनी लिमिट से एक्सीड तो नहीं करने वाले। तो यहाँ पर हमारी लिमिट क्या है कि हमारा नंबर जो है वो जो हमने एज्यूम किया था n, उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, उसके इक्वल तो डेफिनेटली होना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमारी ये लास्ट लिमिट अभी एक्सीड नहीं हो रही है, आपके पास k की वैल्यू 2 है, जबकि लास्ट लिमिट आपके पास यहाँ 5 है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, गो टू स्टेप 3। आप देखें यहाँ पर आप स्टेप नंबर 3 पे जो है वो मूव कर जाएंगे। स्टेप नंबर 5 से आप स्टेप नंबर 3 पे आ गए।
और स्टेप नंबर 3 क्या है आपके पास के अब यहाँ पर भी आपने मिस्टेक नहीं करनी, स्टेप 2 पे मूव नहीं करना, वरना आपकी वैल्यू हर दफ़ा के की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होती रहेगी, एफ़ की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और आप 1 × 1 मल्टीप्लाई करते रहेंगे और आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो स्टेप नंबर 3 पे मूव करेंगे तो आपके पास जो एफ़ और के की करंट वैल्यू है इस वक्त, एफ़ की वैल्यू अब आपके पास 2 हो चुकी है और के की वैल्यू जो है वो अब आपके पास 1 के इंक्रीमेंट के बाद 3 हो चुकी है। तो अब 2 × 3 आपके पास ये आंसर आ जाएगा 6। अब देखें अब यहाँ तक मूव करके आ चुके हैं तो 6 जो है वो आपके पास एफ़ में स्टोर हो जाएगा। 6 अब इसकी वैल्यू अब चेक करेंगे, के की वैल्यू के में इंक्रीमेंट करेंगे, के की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 जो है वो अभी तक 5 से लेस है, तो इसलिए हम इसको जो है दोबारा से स्टेप 3 पे मूव करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 24। और उसके बाद जो है हम दोबारा से इस 24 को हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया एफ़ में और के की वैल्यू हमने 5 कर ली। के की वैल्यू जब हम 5 करेंगे तो हमारे पास दोबारा से हम कंडीशन चेक करेंगे कि के की वैल्यू जो है वो n से लेस है या नहीं। तो वो के की वैल्यू लेस तो नहीं बट इक्वल टू की कंडीशन जो है वो हमारी पूरी हो रही है। तो उस सूरत में हमारे पास क्या हो रहा है कि हम स्टेप 3 पे मूव करेंगे और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 और उसको हम एफ़ में स्टोर कर लेंगे। और उसके बाद हमने के में इंक्रीमेंट करना है, के की वैल्यू अब हमारे पास 6 हो चुकी है। तो यहाँ पर हम अगेन चेक करेंगे के इज़ लेस देन और इक्वल टू एन, तो एन तो हमारे पास 5 था, तो 6 को जब हम चेक करेंगे कि लेस देन और इक्वल टू 5 तो हमारी कंडीशन ये फॉल्स होती है। तो हम स्टेप नंबर 6 पे जाएंगे और स्टेप नंबर 6 में क्या है, वैल्यू एफ़ की आउटपुट करनी है और वो हमारे पास क्या रिजल्टिंग वैल्यू आई थी 120। तो अब हमारे पास एफ़ की वैल्यू जो है 120 हम फाइनली प्रिंट कर देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह हमने एस की वैल्यू जो है फैक्टोरियल एफ़ की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है और अब हम इस पे स्टेप नंबर 7 में इसको स्टॉप कर देंगे। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन पूछें। आज हम साथ ही नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फ़्लो चार्ट। अब फ़्लो चार्ट क्या चीज़ होती है, जब आप कोई प्रॉब्लम कंप्यूटर के ज़रिए सॉल्व करवाने लगते हैं तो आपके पास सबसे पहले तो मेथड ये सबसे पहला जो स्टेप आप परफॉर्म करते हैं वो यही होता है कि आप उसमें उसको सिंपल इंग्लिश में राइट कर लेते हैं। उस प्रॉब्लम को आपने जो एनालाइज़ किया आप उसको सिंपल इंग्लिश में आप उसे राइट कर लेंगे। सिंपल इंग्लिश क्या है, आपके पास एल्गोरिदम जो है वो आपने सिंपल इंग्लिश में अपने प्रॉब्लम को, मैथमेटिकल जो उसमें स्टेप्स हैं वो भी आपने एक्सप्लेन कर लिए, परफॉर्म कर लिए, जो प्रोसेसिंग थी सारी चीज़ें आपने कर ली और उसको एक ऐसे फॉर्मेट में आपने देखा कि जितने भी हमने एल्गोरिदम्स देखे हैं 13 एल्गोरिदम्स हमने देखे हैं और उन सब के अंदर देखिए एक सीक्वेंस है और उसमें हम किसी भी सीक्वेंस को उसको वायलेट नहीं करते, चेंज नहीं करते। चेंज करेंगे तो हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, हमारा प्रॉब्लम उस तरह से सॉल्व नहीं होगा। जब हम एल्गोरिदम राइट कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है हम उसका फ़्लो चार्ट भी बनाते हैं। फ़्लो चार्ट भी तकरीबन उसी तरह की चीज़ होती है। बेसिकली वो प्रोग्राम के फ़्लो को डायग्रामेटिक जो है या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है और इसमें हमारे पास जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो हम उसमें डिफ़ाइन करते हैं। कुछ प्री डिफ़ाइंड सिंबल्स हमारे पास मौजूद होती हैं। क्लास 8 में, ग्रेड 8 में आप ऑलरेडी फ़्लो चार्ट जो है वो स्टडी करके आ चुके हैं ये टॉपिक और आप फ़्लो चार्ट सिंबल से भी वाकिफ़ हैं, तो हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ नहीं जाऊँगी। यहाँ आप ये देखें कि फ़्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। फ़्लो चार्ट देखिए कोई भी चीज़ है ना जो अगर आप डिटेल में, जैसे आपने कॉमन इंग्लिश में लिखा तो आपके प्रोग्राम की बिल्कुल जो उसकी लॉजिक थी, उसका जो थिंकिंग पैटर्न था वो क्लियर हो गया। लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो अगर आप उसे ग्राफिकली मेंशन कर देंगे, राइट कर देंगे कि ये स्टेप, जैसे आपने पीछे देखा कि बहुत सी जगह पे ऐसे हो रहा था कि हम कुछ नंबर ऑफ़ स्टेप्स रिपीट करते जा रहे थे, तो अगर वो आपको ग्राफिकल फॉर्म में ये चीज़ें गिवन होंगी तो आप उसको ज़्यादा ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अगर कोई मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम है तो उसको ईजीली आप वहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट इलिस्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम।
Computer programmers draw flowcharts before writing the computer programs. प्रोग्राम राइट करने से पहले हम फ्लो चार्ट जो है ड्रॉ करते हैं. इट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू एनालाइज एंड फाइंड द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम. Once flowchart is drawn, it becomes very easy to write program in any high level language. It is very helpful in communicating the problem solving methods to other people. It also helps in finding and removing errors. इसके ज़रिए मैंने आपको जैसे शुरू में बताया है कि जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एक तो हमें प्रोग्राम की इनपुट, प्रोसेसिंग, कौन कौन से स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं और कहाँ पे आके हमारी जो है वो कंडीशन हमने चेक करनी है कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है तो हमने एक डायरेक्शन में मूव करना है, अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है तो दूसरी डायरेक्शन में मूव करना है. और ये पिछले एल्गोरिदम्स में हम रिपीटेडली बहुत दफ़ा देख कर आ चुके हैं. तो ये सब चीज़ें जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा बेहतर होता है और अगर कहीं कोई मिस्टेक हो रही हो तो उसको भी बहुत आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है. अब हम देखते हैं स्टेप्स फॉर ड्राइंग द फ्लो चार्ट. The flowchart developer must determine the following requirement for the given problem or algorithm before drawing a flowchart. सबसे पहले आपको flowchart की इनपुट पता होना चाहिए, तकरीबन उसी तरह से जैसे आपको एल्गोरिदम के लिए इनपुट की ज़रूरत थी. और वैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो आपको इनपुट जो है उसकी ज़रूरत होती है. जिन एल्गोरिदम्स में आपने पीछे पढ़ा है कि इसकी इनपुट नहीं है, इट हैज़ नो इनपुट, तो उसमें कुछ गिवन रूल्स थे जो कि बेसिकली उसकी इनपुट का काम कर रहे हैं. जैसे ऑड नंबर्स वाले में इसी तरह लिखा हुआ था, तो उसमें एक रूल आपको डिफ़ाइन करके बताया गया है कि इसके जो है वो आपने ऑड नंबर प्रिंट करने हैं. इसी तरह से टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, जितनी प्रोसेसिंग है रिक्वायर्ड है उसको देखना चाहिए, वो देखेंगे हम. डिसीजन टू बी टेकन, डिसीजन हमने कितनी पीछे के काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स में, तकरीबन हर एल्गोरिदम में हमने कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग की है. जब हम इफ़ कंडीशन लगाते थे, जब हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते थे और चेक करते थे, वहाँ हम डिसीजन मेकिंग कर रहे थे कि अगर ये सिचुएशन, अगर कोई नंबर जो है वो इस रेंज से कम है तो हम कोई और स्टेप परफॉर्म कर रहे थे, और अगर वो उस रेंज से एक्सीड कर रहा था तो हम कोई और स्टेप परफॉर्म कर रहे थे. तो दैट वाज अ डिसीजन. और आपने देखा है कि कोई भी एल्गोरिदम ऐसा हमें नहीं मिला जिसमें कि हमें कोई ना कोई डिसीजन जो है वो परफॉर्म ना करना हो. किसी में ऐसा हो भी सकता है कोई नंबर कोई इस तरह की प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादातर आप 99% प्रॉब्लम में आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है. द आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेसिंग आपने कर ली तो आपने यूज़र को प्रॉब्लम का आउटपुट भी प्रोवाइड करना है. तो अब आप देखते हैं, इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं. एग्जैक्टली इनपुट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि इनपुट फॉर एग्जांपल द गिवन प्रॉब्लम इज़ टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्राम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. तो ये अभी भी हमने देखा है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में किस तरह से हमने कन्वर्ट किया. और इसी तरीके से अगर आपके पास, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ़ारेनहाइट आपके पास इनपुट में है तो आउटपुट सेल्सियस में चाहिए, या इनपुट सेल्सियस में है तो आउटपुट फ़ारेनहाइट में चाहिए. तो ये इस तरीके से आपके पास जो है इनपुट को डिफ़ाइन करना, आइडेंटिफाई करना और उसको क्लियर करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फिर अकॉर्डिंगली ही उसके ऊपर आप जो है वो प्रोसेसिंग अप्लाई करेंगे. जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दी है जो आपने ट्रायंगल की बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किया था. तो ये प्रोसेसिंग है, ये भी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ये प्रोसेसिंग आपने बहुत सारे एल्गोरिदम्स में देख लिया कि ये प्रोसेसिंग या फार्मूलाज हमारे चेंज होते जाते हैं. उसके बाद डिसीजन मेकिंग, जो हम कंडीशन चेक करते थे एल्गोरिदम में, कि इसी तरह से हम फ्लो चार्ट में भी यही करेंगे. द फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट डिसाइड विच कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस है, रेपिटिशन है या सिलेक्शन है. ये प्रोग्रामिंग टर्म्स हैं जो आप नेक्स्ट जो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ें आपको पता चलेंगी कि सीक्वेंस क्या होता है, रेपिटिशन क्या है और सिलेक्शन क्या है. वैसे ये तीनों स्टेप्स आप परफॉर्म करके आ चुके हैं एल्गोरिदम्स में, लेकिन आपको फ़िलहाल इनका इन डेप्थ डेफिनेशन और डिटेल्स नहीं मालूम. तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं ये हम देखेंगे. फ़्लो चार्ट बनाते वक्त भी हम इनको मद्देनज़र रखते हैं, और उसके बाद जो है हमने उसको सोल्यूशन पे किस तरह अप्लाई करना है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे, वो भी फ़्लो चार्ट बनाते वक्त हमारे पास ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, सिलेक्शन स्ट्रक्चर मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिंट लेटर ग्रेड of a student based on the marks obtained. The selection structure will check which range of the marks fall in the
एंड अकॉर्डिंगली प्रिंट द ग्रेड। जो ग्रेड्स वाला एल्गोरिदम आपने देखा था तो उसमें हमारे पास काफ़ी इफ़ स्टेटमेंट्स हैं। रफली आप इस वक्त इसको ये समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ हम अगर कोई भी काम हम इफ़ कंडीशन भी नहीं, इफ़ भी नहीं यूज़ कर रहे और रेपिटेशन भी नहीं कर रहे, तो हम एक सीक्वेंस में चलते जा रहे हैं, तो वो हमारे पास जो है उसको हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस है। अगर हम कोई नंबर ऑफ़ स्टेप्स रिपीट करते जा रहे हैं तो वो रेपिटेशन है। और इसी तरह से अगर हम कुछ नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं अवॉइड करते हैं, यानी कोई सिलेक्शन हम करते हैं कि अगर ये काम होगा तो हम ये करेंगे, तो उस सूरत में हम यानी जहाँ जहाँ हमारे पास इफ़ कंडीशन आ रही थी वहाँ पर हम सिलेक्शन परफॉर्म कर रहे थे। तो ये डिसीजन मेकिंग में हमारे पास 3 तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो इनको भी हम फ्लो चार्ट में भी इन सब का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये चेक करेंगे, यही सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो रेंज भी चेक करते हैं। जो हम लास्ट में आके जहाँ भी हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे तो हम उसकी कंडीशन चेक करते थे कि ये हमारी रेंज से आउट तो नहीं जा रहा, तो उसको हम रेंज कहेंगे कि हमारी लास्ट जो लिमिट्स गिवन है उनसे ये कहीं हमारी वैल्यू जो है वो आउट तो नहीं हो रही है, एक्सीड तो नहीं कर रही है, तो इसको हम रेंज कहते हैं। और उसके बाद फाइनल हम आउटपुट जो है उसका वो प्रोवाइड कर देते हैं। फ्लो चार्ट सिम्बल्स हमें बहुत ज़्यादा डिटेल से देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये फ्लो लाइंस हैं, ये आपके पास स्टार्ट स्टॉप सिंबल है, दोनों के लिए एक ही सिंबल यूज़ होती है, स्टार्ट के लिए भी स्टॉप के लिए भी। इनपुट आउटपुट जो है ये इसमें आपके पास पैरेललोग्राम यूज़ होती है, और आपके पास प्रोसेसिंग के लिए एक रेक्टेंगल होती है यूज़, डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड शेप यूज़ होती है, और आपके पास ये कनेक्टर्स जो हैं वो ऑन पेज और ऑफ पेज कनेक्टर्स हैं, कनेक्टिंग सिंबल्स हैं ये आपके पास। तो यहाँ पर इनकी डिटेल गिवन है। आपके पास फ़्लो लाइंस क्या करती हैं, फ़्लो चार्ट के फ़्लो को, डायरेक्शन को इंडिकेट करती हैं। स्टार्ट स्टॉप जो है वो आपके पास उसकी स्टार्टिंग जो है वो पॉइंट और उसका जो एंडिंग पॉइंट है उसको शो करती हैं। और इसी तरह से आपके पास फ़्लो चार्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास हर फ़्लो चार्ट की एक ही स्टार्ट सिंबल आएगी और एक ही उसकी एंड सिंबल आएगी। बाकी सिंबल्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं एक फ़्लो चार्ट में, लेकिन स्टार्ट और एंड सिंबल या स्टार्ट स्टॉप सिंबल जो है वो टोटल पूरे फ़्लो चार्ट में 2 दफ़ा आएगी, एक दफ़ा स्टार्ट में और एक दफ़ा स्टॉप में। जब शुरू में आएगी तो इसके अंदर हम स्टार्ट का वर्ड लिख देंगे, और जब ये एंड पे आएगी तो हम इसके अंदर स्टॉप का वर्ड लिख देंगे। इस तरह इनपुट आउटपुट सिंबल जो हैं वो हमारे पास एक से ज़्यादा दफ़ा आ सकती हैं। अमूमन सबसे पहले स्टार्ट सिंबल के बाद जो पहली सिंबल आती है वो हमारे पास इनपुट सिंबल ही आती है। इनपुट आउटपुट यानी हम पहले इनपुट प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास दरमियान में प्रोसेसिंग सिंबल्स आ जाती हैं। डिसीजन मेकिंग अगर उस फ्लो चार्ट में है तो आ जाएगी, और फिर आखिर में दोबारा हमारे पास यही सिंबल आती है आउटपुट के तौर पे, और उसके बाद स्टॉप करते हैं हम। तो इसमें अब आप क्या करेंगे कि इस पैरेललोग्राम में आप क्या करेंगे, इसमें आप रीड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इनपुट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह जब आपने आउटपुट शो करनी है, जैसे मैंने एल्गोरिदम में भी आपसे कहा था कि आप प्रिंट का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और आउटपुट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं प्रोसेसिंग सिंबल जो है ये जहाँ भी आपके पास कोई कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है वहाँ पर, जैसे यहाँ सम इज़ इक्वल टू a+b है, या मल्टीप्लिकेशन हम फैक्टोरियल में हम f इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई कर रहे थे f को के साथ, तो वो भी एक प्रोसेसिंग थी। तो जहाँ जहाँ आप कोई प्रोसेसिंग, कोई मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करें वो सब प्रोसेसिंग सिंबल्स में आएंगे। जहाँ जहाँ आप कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, रेपिटिशन कर रहे हैं, तो रेपिटिशन के लिए भी बेसिकली आपको डिसीजन करना पड़ता है कि अगर कोई एक ख़ास काम हो रहा है तो आप उसको, कोई कंडीशन ट्रू है तो आप रेपिटिशन करेंगे, वो कंडीशन ट्रू है तो आप उस पर रेपिटिशन नहीं करेंगे। तो ये सब डिसीजन मेकिंग सिंबल जो है ये डायमंड शेप के अंदर हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और कनेक्टर सिंबल्स क्या होती हैं, दीज सिंबल्स आर यूज टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट टू अदर ऑन द सेम पेज। अगर सेम पेज पर ही है तो आप ऑन पेज कनेक्टर यूज़ करते हैं, और अगर डिफरेंट पेज पर है तो आपकी कनेक्टर की शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये आपके पास ऑफ पेज, ये आपने 8th क्लास में सिंबल नहीं पढ़ी हुई, ये एक न्यू चीज़ है जो आपके पास यहाँ पर आ रही है, ऑफ पेज कनेक्टर। अब हम कुछ फ्लो चार्ट्स देखते हैं, फ्लो चार्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम।
सबसे पहला फ्लो चार्ट देखते हैं, टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। देखिए हम ग्रेजुअली वही कर रहे हैं, पहले जो जिन चीज़ों के हम एल्गोरिदम राइट करके समझ के आ चुके हैं, अब हम उनके फ्लो चार्ट जो हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें देखिए आपको अब प्रॉब्लम थोड़ा सा अगर आपके जहन में होना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 1 था कि हमने कुछ नंबर एज्यूम किए थे। तो यहाँ सबसे पहले हमने स्टार्ट सिंबल ली, वहाँ एल्गोरिदम में हमने स्टेप 1 स्टार्ट लिखा था। अब इनपुट उसमें भी हमने क्या किया था, लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं नंबर। यहाँ पर इनपुट का कीवर्ड यूज़ करेंगे और ये पैरेललोग्राम बनाएंगे और उतने ही वेरिएबल्स जो हमने 5 नंबर्स लिए थे तो यहाँ पर ABCDE ले लिए। अब यहाँ पर आपके पास फ़्लो चार्ट में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इनको कोई वैल्यूज़ एज्यूम करें, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। दोनों सूरतों में आपका फ़्लो चार्ट बिल्कुल ठीक होगा। अब देखिए उसमें हमने 3 स्टेप्स में प्रोसेसिंग की थी। एक स्टेप में हमने सम कैलकुलेट किया था, दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट की थी फाइंड किया था, तीसरे स्टेप में हमने एवरेज फाइंड की थी। यहाँ तीनों प्रोसेसिंग जो हैं हम एक रेक्टेंगल में एक स्टेप में भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप 3 रेक्टेंगल्स भी अलग अलग जो हैं वो कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं कि पहली रेक्टेंगल में आप सम फाइंड कर लेंगे, दूसरी रेक्टेंगल में आप प्रोडक्ट फाइंड कर लें और तीसरी रेक्टेंगल में आप एवरेज फाइंड कर लें। लेकिन इससे कोई ख़ास और इवन इसमें आपके पास कोई आपको सीक्वेंस की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतनी सीक्वेंस की ज़रूरत है कि एवरेज से पहले आपका सम कैलकुलेटेड होना चाहिए। बाकी प्रोडक्ट या सम में से कोई भी आप पहले फाइंड कर सकते हैं और इस तरह आप इसमें एरो हेड्स लगाते जाएंगे और उसके बाद जो है वो इसके बाद इन 3 के बाद आप बाकी एरो हेड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपकी ये तीनों जो आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं उसको आप प्रोसेसिंग इनपुट आउटपुट सिंबल के अंदर आउटपुट या प्रिंट का कीवर्ड जहाँ पर आप राइट कर सकते हैं। आप प्रिंट भी कह सकते हैं, प्रिंट सम प्रोडक्ट एंड एवरेज। और ये देखें ये AVG लिखा है एवरेज की जगह, तो आपने यहाँ AVG ही लिखना है। बच्चे अक्सर आप लोग क्या स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि यहाँ AVG लिख दिया तो यहाँ पूरा एवरेज लिख दिया, यहाँ PROD लिखा प्रॉड और यहाँ पूरा प्रोडक्ट लिख दिया। इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। जो वेरिएबल्स आप एक जगह पर एज्यूम कर रहे हैं वही वेरिएबल्स आपने उस पूरे प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान कंटिन्यू करने हैं। उसके बाद आपके पास आंसर आ गया और देन आप स्टॉप सिंबल पे आ गए और आपका फ़्लो चार्ट जो आपने प्रॉब्लम नंबर 1 के लिए एल्गोरिदम पहले राइट किया था उसका फ़्लो चार्ट भी आपने कंप्लीट कर लिया। आई होप सो कि आपको फ़्लो चार्ट भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि फ़्लो चार्ट आप ऑलरेडी काफ़ी सारे जो हैं वो पढ़ के आ चुके हैं। अब इसमें देखते हैं फाइंड द फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट 3 अनइक्वल नंबर्स। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास यही थी। अब फ़्लो चार्ट्स पे हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, मैं आपको सारे फ़्लो चार्ट समझाऊंगी, लेकिन मैंने एल्गोरिदम आपको बहुत डिटेल से समझाए हैं। अगर आपको किसी फ़्लो चार्ट में प्रॉब्लम आता है तो आप उससे रेलिवेंट एल्गोरिदम को जाके दोबारा उस वीडियो को वॉच करें, दोबारा उस लेक्चर को देखें और उसके बाद फ़्लो चार्ट पे आएंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जो आपके पास उसका थिंकिंग पैटर्न था प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो हमने एल्गोरिदम वाले पार्ट में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। तो फ्लो चार्ट में हमने क्या करना है, स्टार्ट सिंबल यूज़ की, 3 वेरिएबल्स हमने लिए थे ABC, इनपुट में हमने इनपुट सिंबल में राइट कर दिए। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन, उसकी जो थिंकिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी लॉजिक है, उसको बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बल्कि यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आपका ये अंडरस्टैंड करना कि आप वहाँ पर कौन सी सिंबल यूज़ करनी है। लेकिन आपने इस बात से यहाँ ये कन्फ्यूजन या इस तरह का कोई मिसअंडरस्टैंड नहीं करना कि फ़्लो चार्ट में लॉजिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। फ़्लो चार्ट में भी लॉजिक, प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी एल्गोरिदम में है। लेकिन मैं चूँकि यही सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी एल्गोरिदम में बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर उस पर अपना फोकस, अपना एम्फेसिस थोड़ा कम रखूँगी ताकि हम जल्दी अपने नेक्स्ट टॉपिक्स तक पहुँच सकें। तो आप यहाँ पर इनपुट आप करेंगे, इनपुट सिंबल में A, B और C 3 वेरिएबल्स आपने ले लिए। अब यहाँ आपके पास डिसीजन मेकिंग थी। हमने क्या एज्यूम किया था कि A को, हमने ये एज्यूम किया था कि A जो है वही सबसे लार्जर है, तो हमने कहा A इज़ ग्रेटर देन B एंड A इज़ ग्रेटर देन C। तो अगर येस हो जाता है तो हमारा A जो है वो लार्जेस्ट नंबर है। लेकिन अब 3 नंबर हमने यहाँ कोई वैल्यूज़ तो नहीं ली, हमारी ये कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। फॉल्स हो सकती है तो दूसरी सूरत में हमने वहाँ पर इफ़ कंडीशन में सोचा था
एज्यूम किया था कि बी हमारा लार्जेस्ट नंबर है। तो क्या किया था हमने, बी इज़ ग्रेटर देन ए और बी इज़ ग्रेटर देन सी, ये चीज़ हमने चेक की थी। और अगर ये कंडीशन दोनों ट्रू होती हैं तो डेफिनेटली बी हमारा लार्जेस्ट नंबर है, हम बी को प्रिंट करेंगे। और अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो अल्टीमेटली सी जो है हमारा लार्जेस्ट नंबर है, और उसकी सूरत में हम जो है सी की सूरत में हम इस दोनों के फॉल्स होने की सूरत में हम आउटपुट करेंगे सी कि ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है। और ये स्टॉप सिंबल आप एज़ इट इज़ यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इससे भी आपका एल्गोरिदम जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। और कनेक्टर सिंबल के ज़रिए भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं आपके पास। अब हम सिर्फ इसको थोड़ा सा कोई भी एक नंबर एज्यूम करके देख लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो लेट्स से कि 2 है, बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 7 है और सी की वैल्यू जो है वो 3 है। अब हम अपनी उसी अजम्पशन के मुताबिक चलेंगे कि लेट्स से कि हमारे पास जो हमारा जो पहला नंबर है, हमने क्या किया, तीनों की इनपुट ले ली और उसके बाद हमने कहा कि ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो ए क्या था, 2 इज़ ग्रेटर देन 7 और ए इज़ ग्रेटर देन सी, 2 इज़ ग्रेटर देन 3। तो ये हमारी दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हैं। 2 ना तो 7 से ग्रेटर है ना 3 से ग्रेटर है। इट मीन्स कि हम येस पाथ पे नहीं जा सकते इस केस में, तो हमें नो के पाथ पे आना पड़ेगा। नो के पाथ पे हम अब बी को चेक करेंगे। बी था हमारा 7, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 7 इज़ ग्रेटर देन, ए की वैल्यू क्या है 2, और इसी तरह हम चेक करेंगे कि 7 इज़ ग्रेटर देन 3। तो देखिए हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, इसमें हम येस पे जाएंगे और हम कहेंगे कि बी ही हमारा ग्रेटर नंबर है और हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप डायरेक्टली यहाँ स्टॉप सिंबल बना सकते हैं, और अदरवाइज़ आप यहाँ कनेक्टिंग सिंबल पे आके भी फर्दर आपने स्टॉप पे जाना है। तो इस तरह से हम जिस तरह की हमारी वैल्यूज़ होंगी ए बी सी की, उस तरह से हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट हम एक्सेलरेशन वाला फ़्लो चार्ट भी ज़रा देख लेते हैं जल्दी से इसी लेक्चर में, कि हमने मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड करना था। इसमें हमें मास और फोर्स गिवन थी। तो स्टार्ट करेंगे स्टार्ट सिंबल से। इनपुट हमारे पास है फोर्स एंड मास। अब देखें यहाँ वेरिएबल्स नहीं यूज़ हुए, आप चाहें तो इसको कह सकते हैं फोर्स के आगे एफ़ लिख दें और मास के आगे एम लिख दें, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। उस सूरत में आपके पास यहाँ पर फिर आप कहेंगे कि ए इज़ इक्वल टू एफ स्लैश एम, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पूरे वर्ड्स यूज़ हुए हैं, तो इनपुट में आपने फोर्स और मास ले लिया, और उसके बाद प्रोसेसिंग है। ये मैंने आपको कहा जहाँ भी कैलकुलेशन हो रही है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो आप उसको प्रोसेसिंग सिंबल में रखेंगे। तो आपने यहाँ प्रोसेसिंग सिंबल ड्रॉ की और एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड कर लिया, और उसके बाद आप उसको आउटपुट सिंबल के अंदर जो है वो उसको बता देंगे कि ये आपने प्रिंट कर दिया है एक्सेलरेशन, और स्टॉप कर लेंगे। तो इस तरह आपका ये वाला फ़्लो चार्ट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास है फ़्लो चार्ट नंबर 4। ये प्रॉब्लम क्या था, इनपुट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब एंड प्रिंट इट्स वॉल्यूम। अब देखें इसमें भी आप स्टार्ट सिंबल यूज़ करेंगे। अब इसमें हमारे पास एक ही इनपुट थी, तो एक ही इनपुट थी, एक ही साइड। मैंने आपको बताया था कि क्यूब की जो है वो एक ही साइड की लेंथ अगर हमें पता चल जाए तो हम आराम से उसको जो है वो कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने एल को इनपुट ले लिया, और उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग क्या थी, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया था। और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया था, एल रेज़ टू पावर 3। तो जहाँ भी कोई फार्मूला आएगा वहाँ पर हम प्रोसेसिंग सिंबल यूज़ करेंगे, और इस तरह से आपके पास V कैलकुलेट होकर आ गया। V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम हेयर, और आपने इस वॉल्यूम को आउटपुट कर देना है। आपने आउटपुट सिंबल यूज़ करनी है। आप देखें इनपुट आउटपुट सिंबल सेम होती हैं। तो अब आपको एक पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए कि स्टार्टिंग सिंबल भी आपकी एक सेम है, और इसी तरह से इनपुट करने से भी इनपुट और आउटपुट सिंबल्स भी आपकी सेम हैं।
यानी आपके पास पहले स्टार्टिंग सिंबल आएगी, फिर स्टॉप आए, आखिर में स्टॉप आएगी, और शुरू में जो सेकंड स्टेप है वो इनपुट का है और सेकंड लास्ट स्टेप भी इनपुट का है। और बीच में आपके पास प्रोसेसिंग भी आ सकती है, बीच में आपके पास जो है वो और सिंबल्स, इस तरह की डिसीजन मेकिंग भी आ सकती है, इस तरह की बहुत सी और चीज़ें आ सकती हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, या फिर आपकी जो क्लास की प्रॉपर टाइमिंग्स हैं उसमें भी आप मुझसे इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।